तो स्टूडेंट आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री जो है इतिहास यानी चैप्टर नंबर 1 का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। जो चैप्टर का नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें हम लोग 20 से लगभग 20 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर और 5 नंबर का, इसमें जो हम लोग बहुत ही ईजी तरीका से इसको हम लोग हाथ से अपने तरीका से बनाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर से आ जाएंगे। तो इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। एकदम आपको 2 लाइन में देना है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज कहाँ हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। समझे ना, इतना चीज आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन में आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्या कह रहा है कि अवतल चक्कियों का क्या उपयोग था। तो यानी हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की का उपयोग किया जाता था उसका क्या उपयोग किया जाता था। तो कहता है कि कुछ विद्वानों का कहना था कि इनकी सहायता से अनाज को पिसा जाता था। मतलब अवतल का जो चक्की था, कुछ विद्वानों का इसके बारे में कहना है कि इससे अनाज पिसा जाता था। इतना ही नहीं, कुछ का कहना था कि जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने पीसने के लिए भी विशेष प्रकार से अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से उत्तर लिख देना है। जैसे हम आपको लिखे हैं उसी प्रकार से आप भी कॉपी को लिखिएगा वहाँ पर, और अच्छी तरह से जो है आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में वर्णित विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। यानी आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति में जो भी जानवर जो है, जो वर्णन मिला है, यानी उत्खनन के पूर्व जो जानवरों का अवशेष मिला है, आखिर इससे कौन कौन जानवर का पता लगता है। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर कि इस संस्कृति में निम्न जानवर पाए जाते थे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया और उन्होंने पता लगा कि ये साबित किया कि कुछ जानवर जो था इस प्रकार था। जैसे पालतू जानवर में था भेड़, बकरी, भैंस, गाय, बैल तथा सुअर जैसे जानवर पाए जाते थे। जंगली जानवर में जैसे हिरण, सुअर, घड़ियाल, बिल्ली, बंदर, खरगोश आदि जानवर पाए जाते थे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसको पता लगा करके हड़प्पा संस्कृति में जानवरों को नाम इस प्रकार से सूचित किया गया था। हो गया क्लियर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए कहता है कि अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालिक शासकों के शासन का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते थे। उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिलेख कहते हैं। क्या लिखना है आपको, आपको अभिलेख के बारे में बताना है कि कुछ ऐसे देखिए उन लेखक को कहा जाता है अभिलेख जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं या ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे, ठीक है, जब उसको खुदाई किया गया था तो तत्कालीन शासकों का उसमें क्या मिला था, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चित्र उसमें खींचा जाता था। किसमें खींचा जाता था, स्तंभों में, चट्टानों में, गुफाओं में, ताम्रपत्रों में या पत्थरों पे या पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पे जो है ना, तो ये सब चित्र बना करके उसमें दिखाया जाता था। समझे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिलेख कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगता हो तो आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 केंद्रों का नाम बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आपको 4 केंद्र मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल है और धौलवीरा है। आप यानी तो आप लोथल, इस यही सब आपको 4 नाम लिख देना है। समझे ना, और सब है, और सब वहाँ पर देखिएगा किताब में, उस सब का भी नाम आप लोग लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं आपको जो है 2 कारण बताना है जो इसका पतन हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई ठोस सबूतों से नहीं मिला है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है क्या,
पहला लिखना है कि आप यहाँ से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ से भी 1 नंबर से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, ये लिखना है। जिसमें कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ होगा, अंत हुआ होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, या प्रकृति भूकंप आई होगी, या सुखाड़ आई होगी, जिससे क्या होगा, इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट, 2 पॉइंट कम से कम 2 नंबर में लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर जो है पतन कैसे हुआ था। ठीक है, पहला हम क्या बताएं कि हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होने का कारण होगा कि कोई बाहरी आर्यों ने आक्रमण किया होगा, ठीक है, वहां पर लूट-पूट किया होगा और वहां पर पूरी सभ्यता को अंत कर दिया होगा। या हो सकता है सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, या प्रकृति भूकंप आया होगा, या सुखाड़ आया होगा, जिससे इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। हो सकता है वहां पर जो है कि और कोई और कारण हो सकता है। तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कारण लिखना है, जिसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उधर 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करने के लिए आपको बोल रहा है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मतलब वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग बहुत ही इजी तरीका से करेंगे, जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता प्राचीन के सभी सभ्यताओं में विशाल थी। पहले ये लिखना, लाइन लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन के सभी सभ्यताओं में, ठीक है, विशाल थी। यह उत्तर में, ठीक है, यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम से बलूचिस्तान मरकान तट से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर तक, यानी उत्तर प्रदेश में ये आलमगीर पड़ता है, वहां तक जो है ये फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक कहता है 1600 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक जो है 1200 किमी तक ये विस्तृत था। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि कार्बन 14 विधि जो है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में किसी भी जीवित वस्तु में, ठीक है, जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में मिलाई जाती है। यानी कोई जीवित वस्तु होगा, ठीक है, जिस वस्तु को हमको पता लगाना पड़ता है कि कौन सा ये पुराना है, कितना प्राचीन में ये, ठीक है, हमको मिला है प्राचीन काल से पहले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में, ठीक है, उसमें मिलाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में सी कार्बन तो स्थिर रहता है, मगर सी कार्बन जो है, C14 जो है का निरंतर क्षय होने लगता है। और कार्बन का अर्ध आयु का लगभग कितना होता है, 5568 प्लस माइनस 90 वर्ष तक होता है। अर्थात इतने वर्षों में इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है, और इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। इस प्रकार से जो है प्राचीन काल में जो कोई वस्तु का हमको अगर यदि कितने समय वो पुराना है, अगर ये पता लगाना है, तो हमको कार्बन 14 का विधि का इस प्रकार से जो है, ठीक है, क्रियाकलाप करके हम उसकी क्या करते हैं, कार्बन 14 विधि से पता लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर में पूछ सकता है, या हो सकता है 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का जो प्रमुख पॉइंट है यही है नगर योजना का वर्णन। ठीक है, उसका नगर योजना के बारे में क्या लिखना है कि सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे जी। वे नगर में स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगर का निर्माण किया। उनकी नगर योजना की विशेषता इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको 2 विशेषता लिखना है। जैसे इन लोगों ने बिल्कुल सीधी सड़कों व गलियों का पहले निर्माण किया था, ठीक है, और चलने वाली हवाएं इन अपने आप इस सड़क को क्या कर देती थे, अपने आप साफ कर देती थी। पहले ये लिखना है कि इन लोगों ने बिल्कुल सीधी सड़कें व गलियों का निर्माण किया था, जिससे चलने वाली हवा जो था उस सड़क को क्या कर देते थे, साफ कर देते थे। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इनकी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी शानदार थी। नालियां बड़ी और सरलता से साफ हो सकती थी। ठीक है, और इसमें हमको लिखना है थोड़ा, क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए इसका एक पॉइंट और इसमें नोट कर दीजिएगा कि किसी भी भवन को
अपनी सीमा से आगे कभी ये बढ़ने नहीं दिया जाता था, और ना ही बर्तन पकाने वाली मिट्टी की जो भट्टी होती थी वो नगर के अंदर भी वो बनाने के लिए उसको नहीं दिया जाता था। समझा ना, मतलब नगर के अंदर बनाने बनाने नहीं दिया जाता था, यहाँ नहीं लिखिएगा, नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये 5 नंबर में इतना पॉइंट आपको लिखना होगा। समझे ना, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया जाता था। क्या बोलना है आपको कि पुरातत्व वह की विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का क्या क्या था, ज्ञान का प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही क्या है, आधारित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करना है आपको। तो आपको लिखना है इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों, क्या लिखा हुआ है कि नालियों का प्रबंधन करना जानते थे। आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंधन करना जानते थे। उन्होंने नालियों खड़ियों, मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनाई हुई थी। वे नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, इसलिए उन्हें ईंट की पाट से उसे ढक देते थे। महिलाएं को नालियों में राख और कूड़ा डालने पर भी पाबंदी थी। वर्षा के पानी की निकास का भी विशेष प्रबंधन था। वे लोग सफाई का भी विशेष ध्यान रखता था। तो इस क्वेश्चन का जवाब इतना उत्तर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में आपको लिखना है। तो आपको मालूम है कि ये जो मोहनजोदड़ो का जो ये स्नानघर था बहुत ही क्या था, विश्वसनीय था। समझे ना, बहुत ही ये चर्चित भी था। इसके बारे में आपको लिखना है कि आखिर इसका, ठीक है, किस प्रकार से व्यवस्थित था। तो आपको लिखना है कि तीसरी प्रकार के भवन स्नानघर होता था। समझे ना, जिसका आकार 180 गुना 180 वर्ग फुट का होता था। इस स्नानघर का आंतरिक आकार 29 गुना 23 गुना 8 घन फुट होता था। गंदे पानी की निकासी के लिए भी प्रबंधन था। स्नानघर को पानी से भरने के लिए एक कुआं भी होता था। स्नानघर के चारों ओर बरामदे होते थे। अनुमान लगाया जाता है कि सार्वजनिक स्नानघर धार्मिक अवसरों पर सामूहिक रूप से नहाने के लिए इसको व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब इतना ठो लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में आपको लिखना है। तो देखिए ये भी 2 नंबर क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के अनागार 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा आकार का मिला था। अन्नागर में हवा जाने की व्यवस्था थी। ठीक है, और लिखना है कि अन्नागार का सदृश आकार प्रकार हवा आने जाने की भी व्यवस्था था। इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह उच्च कोटि की थी। तो आपको लिखना है कि उसके अन्नागार मतलब हुआ कि अन्न का जो भंडार था उसके बारे में आपको लिखना है। ये 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा आकार का था। अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था था। ठीक है, और आपको लिखना है कि अन्नागार का सदृश आकार प्रकार हवा जाने आने जाने की व्यवस्था था, और इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह बहुत ही क्या थी, उच्च कोटि की थी, यानी बहुत से ज़्यादा इसमें अनाज को रखा जा सकता था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख देना है। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा लिपियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए हड़प्पा स्थल के खुदाई से प्राप्त लिपिबद्ध मोहरे जिसमें छोटी छोटी अभिलेख खुदे हुए थे, जिसमें पता चलता है कि मुहर को जारी करने वाले व्यक्ति के नाम और पद की ओर इशारा करता है। इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन चित्रों के अनुसार जो है उस लिपि को थोड़ा मोड़ा समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसमें लिखना है। क्या लिखना है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई से प्राप्त लिपिबद्ध मोहरे जिसमें छोटी छोटी क्या था, अभिलेख खुदे हुए थे, जिसमें पता चलता है कि मुहर को जारी करने वाले व्यक्ति के नाम या और पद की ओर इशारा करता है। इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है,
लेकिन उस चित्र के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। ठीक है, इतना बात आपको लिखना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगर आप लोग को एक निवेदन है कि वीडियो को यदि पसंद हो रहा है तो आप लोग वीडियो को ठीक है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो हम आपको पहले बनाएंगे और अपलोड करने के साथ ही आपके मोबाइल पे जो है ये वीडियो शो करेगा। ठीक है, इसलिए आगे के वीडियो को शो करने के लिए या देखने के लिए जो है आप लोग को सब्सक्राइब करके ठीक है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। पुरातात्विक महत्व के स्थलों को खोदकर पुरातात्विक साक्ष्य एकत्र करना उत्खनन कहलाता है। पुरातात्विक का मतलब क्या हुआ? पुरातात्विक का मतलब होता है कि कोई ऐसे वस्तु ठीक है जिससे हमें क्या कर सके कि उस प्राचीन काल से हमको पता लग सके, तो उसको पुरातात्विक बोलते हैं। वही कहता है पुरातात्विक महत्व के स्थानों को खोदकर पुरातात्विक साक्ष्य एकत्र करना उत्खनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक ठीक है सावधानी पूर्वक ऊपर की मिट्टी और सील्ड को हटाया जाता है। सील्ड मतलब होता है बालू या कंकड़, ताकि धरोहर की कोई भी नुकसान ना हो सके। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्खनन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार 3 प्रकार से ज्ञात था। तो पहला था कि शव को ठीक है शव के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए गर्त अवस्था में उसको कब्र में क्या करता था? दफनाता था। पहले ये पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि शव को जलाकर इसके कुछ राख को कलश में रखकर फिर दफनाया जाता था। तीसरा लिखना है कि शवों को नदियों में भी प्रवाह करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का दाह संस्कार किया जाता था। अब देखिए एक 17 नंबर क्वेश्चन और है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल का क्या ज्ञान था? तो आपको इसके बारे में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की तकनीक से क्या थे? परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। ठीक है, ये 50 बाटे मिले। बाट का मतलब क्या हुआ? हो सकता है बटखरा, हो सकता है नापने वाला ये। ठीक है, सबसे बड़ा बाट जो था ना ये 1375 ग्राम का था। ठीक है, एवं सबसे छोटा बाट जो था वो 0.87 ग्राम का है। ये बाट जो है 1.24 मतलब सॉरी ये बाट जो है 1 या 2 या 4 या 8 या 16 यानी 16, 32 और 64 के अनुपात में थे। समझे ना? और हम इसके इसमें और थोड़ा हमको 1.2 जोड़ना। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है। 16 छटांग का 1 शेर होता था उस सभ्यता में। ठीक है, और 16 आने का 1 रुपया होता था। ये लोग मापना भी जानते थे। लंबाई की इकाई 1 फुट थी इन लोगों का। इसमें से 37.60 सेंटीमीटर इस 1 फुट को माना जाता था। तो इतना आपको इसमें लिखना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा समाज की प्रमुख विशेषता को लिखना है। यानी हड़प्पा में जो समाज था उसके बारे में कुछ मुख्य बात को लिखना है। तो हम लिखेंगे हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, तो 5 पॉइंट दीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट दीजिएगा। ठीक है, तो कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। पहले ये पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि खुदाई से प्राप्त सुई से पता चलता है कि ये लोग सिले वाला कपड़ा यानी सिलाई किया हुआ कपड़ा को क्या करते थे? पहनते थे। तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये लोग आभूषण को शौकीन थे। ये लोग कंठहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी जो कमर में पहनता है आदि ये लोग क्या करते थे? पहनते थे। ये आपको तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में लिखना है कि स्त्रियां जूरा बांधती थी। जुड़वा जो मथा में नहीं बांधती है उसको लिखेंगे स्त्रियां जूरा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछे रखते थे। ठीक है, और अंतिम पॉइंट लिखना है कि ये लोग आभूषण बहुमूल्य जैसे पत्थरों, हाथीदांत, हड्डी एवं शंख आदि के क्या करते थे लोग? मतलब बनाते थे और इसको यूज भी करते थे। तो ये 5 पॉइंट आपको हड़प्पा समाज के बारे में आपको लिखना है। और देखिए अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की धार्मिक जीवन कैसा था? इसमें धर्म के बारे में बताना है। तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन निम्नलिखित था। तो आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट, यहाँ से कोई मंदिर तो उसे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी जो आज दुर्गा, काली और चंडी, गौरी आदि के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट लिखना है।
दूसरा पॉइंट लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता से बहुतों पत्थरों अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति हुई थी, जो लिंग पूजा के संकेत को देती है। ये पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि ये लोग पीपल वृक्ष के पूजा करते थे। फिर लिखना है कि ये लोग कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय माना जाता था। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र से भी क्या थे, विश्वास करते। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, लोगों का जो धार्मिक जीवन था इस प्रकार से था। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना है अगर 5 नंबर में पूछेगा, और 2 नंबर में पूछेगा तो 2 पॉइंट में लिखना है। तो इस प्रकार से जो है पहला चैप्टर में हम लोग जो है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके 19 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर का और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो को पसंद लगता है तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे होगा कि हमारा वीडियो जो है आपके तक पहले पहुंचेगा पहले, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।